सोचिए, एक तरफ एक ऐसी फिल्म है जो बॉक्स ऑफिस पर करीब 900 करोड़ रुपए छाप देती है। मतलब बेहिसाब शोर, एकदम लाउड ड्रामा और भयंकर खून खराबा। हाँ, और बहुत ही एग्रेसिव वाइब है पूरी। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ उस फिल्म का जो मेगा स्टार है, उसका सबसे बड़ा बिजनेस वेपन, उसका सबसे बड़ा हथियार उसकी इनविजिबिलिटी है। मतलब उसका पूरी तरह से गायब रहना। हाँ यार, आज हम उस इंसान की बात कर रहे हैं जो इंटरनेट पर मौजूद तक नहीं है, पर फिर भी इंटरनेट के सबसे बड़े नैरेटिव्स को वही कंट्रोल कर रहा है। सही कहा। और इसी विरोधाभास को, इसी डबल लाइफ को आज हम डिकोड करने वाले हैं। और इसके लिए हमारे पास मटेरियल का ना एक पूरा पहाड़ है। मतलब हमने कुछ रीसेंट न्यूज रिपोर्ट्स खंगाली हैं, बॉक्स ऑफिस का डेटा देखा है। इसके अलावा एक नए लाइफस्टाइल ब्रांड की केस स्टडी है हमारे पास, और स्पोर्ट्स ओनरशिप के कुछ बहुत ही ताज़ा और थोड़ी कॉम्प्लेक्स अपडेट्स भी हैं। वाह, काफी कुछ है आज। रिव्यूड एकेडमिक रिसर्च पेपर को भी शामिल किया है। बिल्कुल। ताकि हर एंगल कवर हो सके। तो मतलब हमारी आज की इस चर्चा का जो मिशन है वो बहुत ही साफ है। हमें इस रणबीर कपूर पैराडॉक्स को समझना है। बिल्कुल। आखिर कैसे एक इंसान जो एक 97 साल पुराने एक बहुत बड़े फिल्मी खानदान की विरासत लेके चल रहा है, वो बिना किसी पीआर टीम के, बिना सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाए भी आज के दौर का सबसे बड़ा स्टार बना हुआ है। तो चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। हाँ। तो देखो, इस पूरी कहानी की जो जड़ है ना, वो 97 साल की विरासत ही है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हाँ, 4 पीढ़ियां हो गई। एग्जैक्टली। कपूर खानदान की शुरुआत 1929 में हुई थी पृथ्वीराज कपूर से, और बॉलीवुड के इतिहास में ना इस परिवार को फर्स्ट फैमिली का दर्जा मिला हुआ है। फर्स्ट फैमिली ऑफ बॉलीवुड, राइट? हाँ, मतलब राज कपूर, फिर शम्मी कपूर, ऋषि कपूर और अब रणबीर कपूर। पिछले 4 पीढ़ियों से ये परिवार हिंदी सिनेमा के एकदम सेंटर में रहा है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्टारडम और चकाचौंध तो इनकी डीएनए का ही हिस्सा है। और यही बात इस पूरे सिनेरियो को इतना दिलचस्प बनाती है। इतने बड़े खानदान से होने का मतलब है कि आपके ऊपर हमेशा एक प्रेशर होता है कि आपको लार्जर देन लाइफ ही दिखना है। सही बात है, हमेशा लाइमलाइट में रहना है। पर रणबीर की जो असल जिंदगी की अप्रोच है ना, वो एकदम उलट है। मशहूर फिल्म क्रिटिक राजीव मसंद ने एक बार एक बहुत ही हैरान करने वाला वाकया शेयर किया था। अच्छा, क्या था वो? उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने एक बार रणबीर कपूर को विदेश के किसी एयरपोर्ट पर देखा, और वो बिल्कुल अकेले थे, एक आम मुसाफिर की तरह बस लाइन में खड़े थे, बिना किसी सिक्योरिटी के। हाँ यार, उनके आसपास ना कोई पीआर मैनेजर था, ना कोई असिस्टेंट, और ना ही कोई बॉडीगार्ड, एकदम नॉर्मल इंसान की तरह। और पता है, ये कोई एक बार की घटना नहीं है, और जो डायरेक्टर्स उनके साथ काम करते हैं ना, वो भी यही बताते हैं। अच्छा, वो क्या कहते हैं? मतलब जब वो भारत से बाहर शूटिंग कर रहे होते हैं, तो अक्सर रणबीर पूरी क्रू के शोर शराबे से एकदम अलग हो जाते हैं। वो किसी छोटे से कैफे में चुपचाप अकेले बैठकर अपना खाना खा रहे होते हैं। अरे वाह। हाँ, मतलब कोई सोशल मीडिया की अपडेट नहीं देनी उन्हें, कोई पेपराजी नहीं है वहाँ, बस वो है और उनकी खामोशी। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा डाउट होता है। मतलब ये तो ऐसा है जैसे कोई राजकुमार अपनी मर्जी से जनरल डब्बे में सफर कर रहा हो, ताकि लोग उसे देखें। आप कह रहे हैं कि ये दिखावा हो सकता है? वही तो। क्या ये वाकई सच्चाई की तलाश है, या एक असली इंसान बने रहने की कोशिश है, या फिर ये एक बहुत ही चतुर रिवर्स साइकोलॉजी पीआर स्ट्रेटजी है? रिवर्स साइकोलॉजी कैसे? मतलब जब इंडस्ट्री का हर एक्टर ध्यान खींचने के लिए चिल्ला रहा है, सोशल मीडिया पर रील्स डाल रहा है, तब खामोश रहकर सबसे ज्यादा अटेंशन बटोर लेना, ये एक जीनियस मार्केटिंग मूव भी तो हो सकता है। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया आपने। मतलब डिजाइन साइलेंस भी तो एक तरह का पीआर ही है ना? बिल्कुल। लेकिन अगर हम उनके डायरेक्टर्स और को एक्टर्स की बातों का गहराई से विश्लेषण करें, तो एक अलग ही थ्योरी निकल कर आती है। वो थ्योरी क्या है? उनका मानना है कि ये खामोशी ना उनके काम करने के तरीके, उनके एक्टिंग प्रोसेस का एक हिस्सा है। मतलब एक एक्टर के तौर पर अगर आप हमेशा 10 लोगों की पीआर टीम के बबल में रहेंगे, जहां हर कोई बस आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है, तो आप आम इंसान का जो ऑब्जर्वेशन है वो खो देते हैं। ओह, ये बात तो है। आप रियल वर्ल्ड से कट जाते हैं। एग्जैक्टली। असली दुनिया से ये कनेक्शन ही उन्हें बर्फी या रॉकस्टार जैसे किरदार इतनी गहराई से निभाने की आजादी देता है। और हाँ, उन्होंने अब तक सोशल मीडिया ज्वाइन नहीं किया है, हालांकि भविष्य के लिए कोई पक्का इनकार भी नहीं किया है। कभी भी आ सकते हैं मतलब। हाँ, लेकिन फिलहाल तो ये दूरी उनकी कला के लिए एक टूल का ही काम करती है। और ये जो इनकी निजी जिंदगी की खामोशी है,
वो अब सिर्फ उनके लाइफस्टाइल या एक्टिंग प्रोसेस तक लिमिटेड नहीं है। अब ये उनके बिजनेस एम्पायर का भी बेस बन चुकी है। हाँ, मैंने भी सुना है उनके नए वेंचर के बारे में। हाँ, हाल ही में 14 फरवरी 2025 को ही उन्होंने अपना एक नया लाइफस्टाइल ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम है आर्क्स। इसके को फाउंडर अभिनव वर्मा है और इस ब्रांड की जो पूरी फिलॉसफी है ना वो है क्वाइट कॉन्फिडेंस। क्वाइट कॉन्फिडेंस। अगर हम इसे बिजनेस की भाषा में समझें तो ये असल में मिनिमलिज्म को बेच रहा है। राइट, पर्सनल एस्थेटिक को ही दर्शाता है। जैसे कपड़ों पर कोई बड़ा सा लोगो नहीं होगा, कोई शोर शराबा नहीं होगा डिजाइन में, लेकिन क्वालिटी एकदम प्रीमियम होगी। आर्क्स में स्नीकर्स और परिधान शामिल है और इनकी कीमत करीब 1499 रुपए से लेकर 35,000 रुपए तक है। और पता है, उन्होंने हाल ही में आर्क्स डे नाम से एक परफ्यूम भी लॉन्च किया है और जल्द ही आर्क्स नाइट भी आने वाला है। यहाँ पे बात सच में दिलचस्प हो जाती है। कैसे? क्योंकि देखो, प्रोडक्ट लॉन्च करना एक बात है, लेकिन उसे बेचने का जो तरीका इन्होंने चुना है ना, वो मेरे हिसाब से एक मास्टर स्ट्रोक है। उन्होंने अपने इस प्रीमियम परफ्यूम को स्विगी, इंस्टामार्ट जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए लॉन्च किया। हाँ, ये थोड़ा अनकन्वेंशनल तो है। बहुत ज्यादा। अब जरा सोचिए, क्या हम ये कह रहे हैं कि कोई इंसान धनिया, दूध और ब्रेड ऑर्डर कर रहा है और साथ में एक लग्जरी परफ्यूम या स्नीकर भी कार्ट में डाल रहा है? सुनने में अजीब लगता है, मैं मानती हूँ, लेकिन यही आज के मार्केट की हकीकत है। इसके पीछे ना बहुत ही गहरी साइकोलॉजी काम कर रही है। अच्छा, वो कैसे? देखो, क्विक कॉमर्स अब सिर्फ ग्रोसरी के लिए नहीं रह गया है, ये अब इम्पल्स बाइंग का सबसे बड़ा टूल बन गया है। इम्पल्स बाइंग मतलब बिना सोचे समझे तुरंत खरीद लेना। बिल्कुल। जब कोई प्रीमियम ब्रांड 10 मिनट की डिलीवरी का वादा करता है तो वो कस्टमर को सोचने का टाइम ही नहीं देता। ये पूरा गेम तुरंत मिलने वाले डोपामिन हिट का है। ओह, समझ गया। लग्जरी और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को एक साथ जोड़ देना। एग्जैक्टली। इसी वजह से लेज चिप्स के साथ उनका जो स्नीकर कोलैबोरेशन था ना, उसने भी इतनी चर्चा बटोरी थी। वो अपने इतने शांत ब्रांड को एक बहुत ही एग्रेसिव और फास्ट डिलीवरी नेटवर्क के जरिए बेच रहे हैं। ये तो गजब का कॉन्ट्रास्ट है। मतलब एक तरफ आप क्वाइट कॉन्फिडेंस बेच रहे हैं, आप मिनिमलिज्म की बात कर रहे हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ अगर हम उनकी फिल्मों की बात करें तो वो बिल्कुल अपोजिट स्पेक्ट्रम पर है। एकदम लाउड। हाँ, उनकी जो आने वाली फिल्में हैं, संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर और नितेश तिवारी के रामायण, ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा शोर मचाने वाली हैं। ये दोनों बिल्कुल विपरीत दुनिया एक ही इंसान कैसे बैलेंस कर रहा है यार। यही तो वो पैराडॉक्स है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। ऐसा लगता है जैसे वो अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा लाउडनेस सिर्फ कैमरे के लिए बचा कर रखते हैं। सही कहा। अब लव एंड वॉर की ही बात करें, जिसमें उनके साथ आलिया भट्ट और विकी कौशल हैं, तो सूत्रों के अनुसार इसका 90% शूट पूरा हो चुका है। तो रिलीज कब है? वही तो बात है। भंसाली अपना परफेक्शन और ग्रैंड स्केल के लिए जाने जाते हैं, तो वो कुछ सीन्स को दोबारा शूट कर रहे हैं। और भंसाली की सेहत और इस विजुअल परफेक्शन की जिद की वजह से फिल्म की रिलीज अब 2026 के अंत या 2027 तक खिसक गई है। और यहीं पे एक स्मार्ट प्रोफेशनल की पहचान होती है। जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट डिले हो जाता है ना, तो अक्सर एक्टर्स थोड़े परेशान हो जाते हैं या खाली बैठ जाते हैं। हाँ, डेट्स का इशू हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन रणबीर ने इस डिले का फायदा उठाया और अपनी दूसरी सबसे बड़ी फिल्म लाइक रामायण पार्ट 2 की शूटिंग शुरू कर दी। हाँ बिल्कुल। इस समय वो मुंबई में भगवान राम के किरदार के लिए एकदम क्लीन शेवन लुक में शूट कर रहे हैं। वाह। और फिल्म का स्केल कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 20 मार्च के आसपास इस शूट में सनी देओल भी शामिल होने वाले हैं। अरे, सनी देओल भगवान हनुमान का किरदार निभा रहे ना? हाँ, एकदम सही। तो ये भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक होने वाला है। लेकिन यार, जब हम स्केल, शोर और भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर ही रहे हैं, तो हमें उस फिल्म पर तो आना ही होगा जिसने बॉक्स ऑफिस और हमारे समाज के हर हिस्से में लिटरली एक धमाका कर दिया था। मेरा मतलब है एनिमल। ओह, एनिमल। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा रोचक है वो ये है कि बॉक्स ऑफिस के नंबर्स किसी भी लॉजिक को पार कर गए थे। बिल्कुल, किसी ने ऐसा प्रेडिक्ट नहीं किया था। ज्यादा की कमाई की। इस फिल्म ने रणबीर कपूर की इमेज को एक सॉफ्ट लवर बॉय से निकालकर अचानक एक अनप्रेडिक्टेबल मास हीरो में बदल दिया। एकदम डार्क किरदार था वो। हाँ, और इसके डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा अभी प्रभास के साथ स्पिरिट बना रहे हैं, लेकिन इसके तुरंत बाद 2027 में वो एनिमल पार्क शुरू करेंगे। सीक्वल। हाँ, और जो डिटेल्स आ रही हैं उसके मुताबिक इसमें रणबीर का डबल रोल होगा। एक तो वो खुद
और दूसरा उनका दुश्मन, जो कहानी के हिसाब से प्लास्टिक सर्जरी करवाकर हूबहू उनके जैसा दिखने लगता है। भाई साहब, ये तो पागलपन के स्तर का ड्रामा होने वाला है। एकदम वाइल्ड। लेकिन देखो, बॉक्स ऑफिस का गणित अपनी जगह है, पर हमारे पास स्रोतों में एक एकेडमिक रिसर्च पेपर भी है, हाँ। जो इस फिल्म के एक बहुत ही डार्क पहलू पर रोशनी डालता है। हाँ, मैंने पढ़ा वो पेपर। ये पेपर JETR लाइक जर्नल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेटिव रिसर्च में पब्लिश हुआ है, और इसमें ना फिल्म के समाज शास्त्र पर सीरियस सवाल उठाए गए हैं। सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट। हाँ, रिसर्च में बताया गया है कि कैसे इस फिल्म में टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी यानी विषैली मर्दानगी को सिर्फ दिखाया नहीं गया, बल्कि उसे बहुत ही ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया है। सही बात है, पेपर में ये पॉइंट काफी स्ट्रांगली रखा गया है। पूरी फिल्म में ऐसा दिखाया गया है जैसे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आखिरी और सबसे सही तरीका सिर्फ और सिर्फ हिंसा है, और महिला किरदारों को तो पूरी तरह से साइडलाइन ही कर दिया गया है। ये क्रिटिसिज्म तो काफी सुनने को मिला था रिलीज के टाइम भी। अब देखिए, हम यहाँ किसी विचारधारा का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन क्या हम एक्टर, डायरेक्टर और उनके आर्ट को कंफ्यूज तो नहीं कर रहे? मतलब ये तो वैसा ही हो गया ना, जैसे एक डॉक्टर जो किसी खतरनाक बीमारी का डायग्नोसिस करता है और लोग उस डायग्नोसिस की रिपोर्ट को ही बीमारी समझ बैठते हैं। डायरेक्टर समाज की एक डार्क साइड दिखा रहा है, एक शीशे की तरह, पर क्या सिर्फ शीशे में दिखाने का मतलब उसे बढ़ावा देना है? ये सिनेमा और कला के इतिहास की सबसे पुरानी और शायद सबसे उलझी हुई बहस है। लेकिन अगर हम उस एकेडमिक पेपर के कंक्लूजन को एकदम निष्पक्ष रूप से पढ़ें, तो रिसर्चर्स एक बहुत ही सॉलिड मैकेनिज्म की बात करते हैं वहाँ। वो मैकेनिज्म क्या है? उनका कहना है कि जब आप किसी फिल्म में खून खराबे और हाइपर वायलेंस को इतनी स्टाइलिश तरीके से दिखाते हैं ना, एक बेहतरीन बैकग्राउंड स्कोर के साथ, उसे एक विजुअल स्पेक्टेकल के रूप में पेश करते हैं। स्लो मोशन और वो सब। हाँ, जहाँ हिंसा किसी त्योहार जैसी लगने लगती है, तो वो हिंसा रोमांटिसाइज हो जाती है। दर्शक उस वायलेंस के साथ एक मनोवैज्ञानिक स्तर पर जुड़ने लगते हैं। ओह, साइकोलॉजिकल कनेक्शन बन जाता है। एक नजरिया है, मतलब स्क्रीन पर इतना गुस्सा, इतनी टॉक्सिक मर्दानगी और एग्रेशन, लेकिन अगर हम इस इमेज से बाहर निकलें और वापस उनकी असल जिंदगी पर नजर डालें, तो ये कंट्रास्ट फिर से हैरान कर देता है। बिल्कुल, दिनों रात का फर्क है। स्क्रीन की इस भयंकर हिंसा के एकदम उलट उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी लव स्टोरी बहुत ही शांत और एक अलग ही टाइमलाइन पर चलती है। आलिया भट्ट और उनके रिश्ते की शुरुआत ही इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हाँ, पब्लिक परसेप्शन और असलियत में यहाँ भी बहुत बड़ा गैप है। अक्सर गॉसिप कॉलम्स में ये कहा जाता था कि आलिया बचपन से ही उनकी फैन थी और उन्होंने इस रिश्ते को आगे बढ़ाया। हाँ, यही नैरेटिव चलता है हर जगह। लेकिन कहानी के फैक्ट्स कुछ और ही हैं। जब आलिया महज 9 साल की थी, तब वो संजय लीला भंसाली की एक फिल्म बालिका वधू के एक फोटोशूट के लिए गई थी। अच्छा, 9 साल की उम्र में। हाँ। और उस वक्त रणबीर 20 साल के थे और भंसाली को असिस्ट कर रहे थे। वो पहली बार तब मिले थे। अरे वाह, ये तो बहुत कम लोग जानते होंगे। बिल्कुल, लेकिन रोमांस की असल शुरुआत सालों बाद हुई, जब ब्रह्मास्त्र की तैयारी के लिए वो दोनों एक फ्लाइट में सफर कर रहे थे। और पता है, यहाँ पहला मूव रणबीर ने लिया था। सीरियसली? रणबीर ने? हाँ यार, उन्होंने ही फ्लाइट में बातचीत शुरू की और फ्लर्ट किया, और आज वो एक शादीशुदा जोड़ा है और अपनी बेटी राहा के साथ वो एक बहुत ही प्रोटेक्टेड और प्राइवेट फैमिली लाइफ जी रहे हैं। तो मतलब स्क्रीन का जो वो अल्फा मेल है, वो असल जिंदगी में एक बहुत ही प्राइवेट और शांत फैमिली मैन है। एग्जैक्टली। और उनका यही शांत लेकिन बहुत ही कैलकुलेटेड रवैया हमें उनके बिजनेस पोर्टफोलियो के सबसे बड़े और शायद सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्से में देखने को मिलता है। आप स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हैं? हाँ, हम बात कर रहे हैं सिटी फुटबॉल ग्रुप यानी CFG की। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स ओनरशिप कंपनियों में से एक है, और जिसके पास मैनचेस्टर सिटी जैसे ग्लोबल क्लब्स हैं। तो CFG ने भारत के मुंबई सिटी FC से अपनी ओनरशिप वापस ले ली है। एक मिनट रुकिए, ये समझना बहुत जरूरी है। CFG जैसी $multi-billion ग्लोबल कंपनी का भारतीय फुटबॉल से पीछे हटना एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है ना? बिल्कुल है। तो अगर उन्हें यहाँ नुकसान हो रहा है या स्कोप नहीं दिख रहा, तो रणबीर कपूर जैसा एक इंडिविजुअल व्यक्ति वहाँ अपना पैसा और दांव क्यों लगा रहा है? इसमें कोई सीधा गणित तो नजर नहीं आता मुझे। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा इंडियन फुटबॉल के बैकग्राउंड में जाना होगा। दरअसल भारत में AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के भीतर काफी समय से एक ढांचागत संकट या कहें कि स्ट्रक्चरल क्राइसिस चल रहा है। अच्छा। और इसी क्राइसिस के चलते इंडियन सुपर लीग यानी ISL में एक फाइनेंशियल रीसेट हुआ है हाल ही में।
इस फाइनेंशियल रीसेट का जमीनी स्तर पर क्या मतलब है? आसान भाषा में समझें तो इस रीसेट का मतलब है कि लीग ने क्लब्स के खर्च करने की लिमिट, जिसे हम सैलरी कैप कहते हैं, और रेवेन्यू शेयरिंग के मॉडल को पूरी तरह से बदल दिया है। ओके। और इससे क्लब्स के मुनाफे पर बहुत बुरा असर पड़ा है। CFG जैसी बड़ी कंपनियों के लिए, जो पूरी दुनिया में एक तय प्रॉफिट मार्जिन पर ही काम करती हैं, इस बदलते और अस्थिर नियमों वाले माहौल में टिके रहना बिजनेस के लिहाज से सही नहीं था। इसलिए उन्होंने बाहर निकलने का फैसला किया। मेक सेंस। लेकिन इसके तुरंत बाद रणवीर कपूर और उनके बिजनेस पार्टनर बिमल पारेख ने इस क्लब की पूरी जिम्मेदारी और ओनरशिप अपने हाथों में ले ली। यार, ये कदम उनके गेम प्लान के बारे में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। लाइक जब एक इंटरनेशनल ग्रुप मैदान छोड़ के भाग रहा है, तब एक एक्टर जो वैसे भी कैमरे के पीछे खामोश ही रहता है, वो चुपचाप एक फुटबॉल क्लब को इस खराब आर्थिक हालत में भी संभाल रहा है। ये दिखाता है कि उनका नजरिया सिर्फ तुरंत मिलने वाले मुनाफे या वीकेंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तक लिमिटेड नहीं है। हाँ, वो लंबी रेस के घोड़े हैं। वही तो, वो यहाँ एक लॉन्ग टर्म इक्विटी और शायद एक डीप इमोशनल कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं। एकदम सही कहा आपने। और अगर हम अब तक की इस पूरी चर्चा को, इन सभी स्रोतों को एक साथ जोड़कर देखें ना, चाहे वो 900 करोड़ की कमाई करने वाली एनिमल हो या बर्फी और रॉकस्टार जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्में, चाहे वो आर्क्स ब्रांड का मिनिमलिज्म हो जिसे वो स्विगी के जरिए बेच रहे हो, या फिर मुंबई सिटी FC को डूबने से बचाना हो, तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। बिल्कुल साफ हो जाती है। ये एक ऐसा इंसान है जो पर्दे पर तो बेतहाशा लाउड और वाइल्ड है, लेकिन असल जिंदगी में एक बहुत ही शार्प और खामोश एंटरप्रेन्योर है। बिना किसी PR स्टंट के वो स्पोर्ट्स से लेकर कपड़ों तक का एक विशाल एम्पायर खड़ा कर रहे हैं। और यही चीज हमें इस पूरी एनालिसिस के सबसे बड़े कंक्लूजन तक लाती है। वो क्या? ये जो रणबीर कपूर का पूरा मॉडल है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये स्कैरसिटी मार्केटिंग का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। स्कैरसिटी मार्केटिंग। हाँ, जब आप दुनिया को अपनी असल शख्सियत से महरूम रखते हैं, लाइक जब आप सोशल मीडिया पर रोज सुबह शाम अपने जिम के वीडियो या एयरपोर्ट लुक्स नहीं डालते, तो आप अपनी प्रेजेंस की एक कमी या स्कैरसिटी पैदा कर देते हैं मार्केट में। सही बात है। और तब आपकी हर फिल्म, आपका हर ब्रांड ड्रॉप और आपकी हर एक पब्लिक अपीयरेंस लिटरली एक बहुत बड़ा इवेंट बन जाती है। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। मतलब आपकी जो आसानी से उपलब्धता है वो आपकी वैल्यू कम करती है और दूरी उस वैल्यू को बढ़ा देती है। तो इस पूरी गहरी चर्चा के अंत में ये एक ऐसा विचार है जो किसी को भी सोचने पे मजबूर कर देगा। आज के इस दौर में जहां हर इंसान, हर छोटा बड़ा ब्रांड और यहाँ तक के AI के एल्गोरिदम्स भी हमारा अटेंशन पाने के लिए पूरी ताकत से चीख रहे हैं, सब एक रेस में भाग रहे हैं। बिल्कुल, जहां हर कोई बस इंटरनेट पे विजिबल होना चाहता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आज के समय में सबसे बड़ी लग्जरी, सबसे बड़ी पावर और सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस दिखावे से दूर रहना यानी इनविजिबिलिटी बन चुकी है? बहुत ही गहरी बात है ये। क्या वो खामोशी ही अब असली ताकत है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे अपने डिजिटल जीवन पर भी सवाल उठाता है। तो इस पर जरूर सोचिएगा।